जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर नियोजन की संरचना और यहाँ का धार्मिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था वगैरह वगैरह, ये सब जो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इससे पहले 2 वीडियो और बन चुका है और वहाँ और विस्तृत जानकारी दिया जा चुका है और यहाँ कुछ बचे हुए जानकारी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो आइए इसे भी जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नगर योजना और संरचना, यानी कि यहाँ का नगर योजना कैसा था और इसका संरचना कैसा था, इसके बारे में जानते हैं। तो नगरों में ऊंची टीले पर दुर्ग होते थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, और नगर में दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर का शहर होता था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। 2 तरह का नगर व्यवस्था था ही, और एक 3 तरह का नगर व्यवस्था धौलावीरा से पता चला था। गुजरात में तीन भागों में बटा हुआ था। शासक वर्ग के लिए ऊंचे दुर्ग, मध्यम वर्ग के लिए मध्यम बस्ती और निम्न वर्ग के लिए निचली बस्ती। लेकिन अधिकतर जगह 2 ही भागों में बस्ती बांटा हुआ था, शासक वर्ग और सामान्य लोग। सड़क एक दूसरे के समकोण पर बनाते हुए काटते थे, समकोण पर सड़क, और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। यहाँ भूमि तल पे बने दीवारों में खिड़कियाँ नहीं मिलती, यानी कि जो सबसे निचला तल्ला होता था उस पर खिड़कियाँ नहीं होती थी, और रोड के दोनों किनारों पे पकी हुई ईंटों से नालियाँ निर्मित किया गया था, और नाली था जो ढका हुआ था। नाली का व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित था। वहाँ का नाली बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था नालियों को। और आगे देखते हैं। 6 स्थानों को नगर की संज्ञा दी जाती है। तो वो कौन कौन स्थान है? तो पहला तो हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। ये 6 स्थान हैं जिसे नगर की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। शिल्प और तकनीक, यहाँ का शिल्प और तकनीक कैसा था वो जानते हैं। तो बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। देखिए ध्यान रखिएगा, ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। और ये जान रहे हैं कि कपास का साक्ष्य सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। तो सूती कपड़ा तो होगा ही। यहाँ के लोग नाव बनाने का भी काम करते थे, यानी कि नाव बनाने की कला जानते होंगे ये लोग। मिट्टी के मोहर और खिलौना बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प था। मिट्टी का मोहर और खिलौना बनाना ये लोग जानते थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। देखिए जो मृदभांड था, जो छोटे छोटे मिट्टी का बर्तन, वो कुम्हार के चाक से ही बनाया जाता था। और मृदभांड है जो 2 रंग में, लाल और काला, ध्यान रखिएगा, ये लाल और काले रंग का मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, फ्यान्स और पकी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्नेलियन, फ्यान्स और पकी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि मनके बनाने के लिए कौन सा चीज़ का उपयोग किया जाता था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कच्चे माल प्राप्त करने हेतु तांबा के लिए खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। और सोने के लिए दक्षिण भारत के से संपर्क स्थापित किया जाता था, यानी कि कच्चे माल के लिए तांबा खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था और सोना के लिए दक्षिण भारत। और कांसा बनाने के लिए टीन का उपयोग जो करते थे, टीन मिलाते थे, वो अफगानिस्तान से शायद मंगाया जाता था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। व्यापार, यहाँ का व्यापार कैसा था वो जान लेते हैं। तो हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर धातु, पत्थर, हड्डी, हाथी दांत भी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। देखिए ये बात को ध्यान रखिएगा, धातु के सिक्के का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। ये लोग वस्तु विनिमय
व्यवस्था अपनाते थे, यानी कि एक सामान लीजिए और दूसरा सामान दीजिए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ था। सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा होता था। वे लोग अरब सागर से तट पर जहाजरानी करते थे, यानी कि नौ संचालन ये लोग करते थे। नौ संचालन यानी कि जलयान इनके पास था और इसके माध्यम से ही व्यापार होता था। वे लोग पहियों से परिचित थे। पहियों से परिचित थे यानी कि ये लोग बैलगाड़ी, टमटम ऐसा का प्रयोग करते होंगे, तब तो पहियों से परिचित थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थी। ठोस पहिया वाला, ये ध्यान रखिएगा। इनका व्यापारिक संबंध अफ़गानिस्तान, ईरान से भी था। व्यापारिक संबंध जो था, जो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ भी था व्यापारिक संबंध। उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी। कहाँ? तो उत्तरी अफ़गानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मुहर मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली है। अब मेसोपोटामिया की में यह हड़प्पा सभ्यता के मुहर निकल रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि व्यापार होता था, तभी तो यहाँ के मुहर वहाँ गया, वहाँ का मुहर यहाँ आया होगा। और आगे देखते हैं। इस सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में 3 स्थानों, देखिए 3 स्थान प्रमुख हैं, मेलुहा, दिलमुन तथा मगन या माकन भी बोलते हैं इसे, का उल्लेख मिलता है। मेलुहा की पहचान सिंध प्रदेश से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से, बहरीन द्वीप को दिलमुन के रूप में पहचाना जाता है। तथा मकन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। मेलुहा सिंध प्रदेश, दिलमुन बहरीन द्वीप और मगन या मकन बलूचिस्तान के मकरान तट से पहचान किया जाता है इसका। और लोथल, ये देखिए, लोथल, सुतकागेडोर, अलाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह शहर थे। ध्यान रखेंगे इसको। बंदरगाह कौन कौन थे? तो लोथल, सुतकागेडोर, अलाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी ये हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह शहर थे। मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुहा यानी सिंध प्रदेश, और सिंध प्रदेश को नाविकों का देश। और ये लोग नाव बनाना भी जानते थे और जल मार्ग से व्यापार भी करते थे, तो नाविकों का देश कहा गया, तो ठीक ही कहा गया होगा। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है। देखिए, व्यापार जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र मेसोपोटामिया से, तो डायरेक्ट नहीं होता था, बीच में मध्यवर्ती स्थान थे, वहाँ से होता था। और वो मध्यवर्ती स्थान कौन थे? तो दिलमुन और मगन, मगन या माकन, ये दोनों मेसोपोटामिया, देखिए दिलमुन और मगन या मकन भी बोलते थे इसको, ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में है और यहीं से व्यापार होता है। जैसे कि देखिए, दिलमुन और मकन या मगन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग जाकर के वस्तु यहाँ पहुँचाए तो होंगे दिलमुन और मगन में, और यहाँ से ये लोग पहुँचाते होंगे मेसोपोटामिया से, उधर से भी ऐसा ही होता होगा व्यापार। ठीक। कृषि, इस प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण शायद सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। क्यों बोला जा रहा है कि ये सिंधु सभ्यता है जो वो क्षेत्र से जो उर्वर थे, और उर्वरता होने का कारण क्या था? तो सिंधु नदी के सहारे आने वाली बाढ़ थी, और बाढ़ के साथ मिट्टी आती होगी उपजाऊ, तभी तो उपजाऊ होगा वहाँ के क्षेत्र। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा अधिक जड़ों मिट्टी बहा कर लाती थी, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ होगा मिस्र के अपेक्षा सिंधु घाटी। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। देखिए, हल का प्रयोग करते थे, जो शायद लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं है। हल का प्रयोग तो होता था, लेकिन इसे खींचते कौन थे, आदमी या बैल, इसका जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ नहरों या नालों से सिंचाई का परिपाटी नहीं थी, यानी कि नहरों और नालों से सिंचाई होता था, ऐसा नहीं है, नहीं होता था। और देखिए, यहाँ के लोग गेहूँ, चावल, देखिए गेहूँ, चावल, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों उपजाते थे। देखिए, कौन कौन सा फसल है, इसको दिमाग में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फसल सिंधु घाटी
सभ्यता से प्राप्त हुआ है और कौन सा इनमें से नहीं है। तो एकदम ध्यान में रखना है इसको। गेहूँ, चावल, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में उपजाया जाता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, ये बात पहले ही बताया गया है। कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है सबसे पहले। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था, यानी कि टैक्स के रूप में किसानों से अनाज लिया जाता था। ठीक है। पशुपालन, आइए यहाँ का पशुपालन देखते हैं। पशुपालन, यहाँ के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधे, सूअर पालते थे। कौन कौन पालते थे इसको भी ध्यान रखना है, कौन कौन सा पशु इस समय था। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधे और सूअर, ये सब पाले जाते थे। गधे और ऊँट पर शायद बोझा ढोया जाता था, बोझा ढोते होंगे, बोझा ढोने के काम में इसे लाया जाता होगा। ये लोग हाथी और गेंडे से परिचित हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटड़ा से तो मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति अश्व केंद्रित था या नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। घोड़े के अस्तित्व के संकेत तो मिले हैं, लेकिन हड़प्पा संस्कृति अश्व केंद्रित था ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी मोहर पे घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। राजनीतिक संगठन देख लेते हैं। हड़प्पा के राजनीतिक संगठन में कोई स्पष्ट आभास नहीं मिलता है। राजनीतिक संगठन का स्पष्ट आभास यहाँ से नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था और अस्त्र शस्त्र का अभाव था, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि ये लोग शांति प्रिय थे। इनके पास से जो हथियार मिले हैं वो आक्रामक तो है, लेकिन सुरक्षात्मक नहीं है, यानी कि शिकार करने वाला हथियार मिला है, युद्ध करने वाला हथियार इनके पास से नहीं मिला है। इसलिए समाज शासक और सामान्य वर्ग में बांटा हुआ था, यानी कि दो भागों में यह बांटा हुआ था। और मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक होगा, यानी कि था, मातृसत्तात्मक हड़प्पा समाज था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता लगता है। धार्मिक प्रथाएं देख लेते हैं। धार्मिक प्रथाएं, हड़प्पा में पकी मिट्टी के स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा। ईसा के 6ठी सदी और उसके बाद, यानी कि 600 ईसा पूर्व और उसके बाद से ही दुर्गा, काली, चंडी आदि मातृ देवियों को पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवियों का स्थान मिला। सिंधु सभ्यता में धार्मिक तत्व की उपस्थिति थी, परंतु धर्म का स्वरूप इहलौकिक था और व्यवहारिक था। इहलौकिक, देखिए क्या होता है इहलौकिक, परलौकिक, लौकिक और अलौकिक, ये जान लीजिए। लौकिक मतलब जो दिख रहा है, जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो लौकिक है। और अलौकिक जिसे नहीं देख सकते हैं, वो हो गया अलौकिक, यानी कि। और सिंधु सभ्यता तो इलौकिक था, जैसे कि पेड़ पूजा, वृक्ष पूजा, जानवर पूजा, तो ये सब तो लौकिक था, देख सकते थे, छू सकते थे, ठीक है। और अलौकिक यानी कि जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हो गया अलौकिक। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। पुरुष देवता एक मुहर पर चित्रित किया गया है और उसमें उसके सिर पर 3 सींग हैं। एक योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन लगाए दिखाया गया, यानी कि पद्मासन में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और एक योगी हैं और उनके सिर पर 3 सींग हैं। उसके चारों ओर 6 जानवर, देखिए
कितना जानवर, ये ध्यान रखिएगा, 6 जानवर, 1 हाथी, 1 बाघ और 1 गैंडा है। इस देवता के आसन के नीचे एक भैंसा भी है, आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर 2 हिरण, 6 हो गया। हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और 2 हिरण, 6 हो गया सब जानवर मिला करके। इस देवता को पशुपति महादेव बतलाया जाता है, पशुपति महादेव बतलाया जाता है। और देखिए बाघ का तो है कि चीता के भी साक्ष्य मिले यहाँ से, चीता भी है। शेर का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है, शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि माने जाने लगी। तो ये था कुछ प्रमुख हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी यहाँ से कुछ मिले। इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको किताब पढ़ना तो होगा, इससे भी ज़्यादा जानकारी के लिए। फिर भी अगर इतना अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कम तो आप 80 से 75%, 75 से 80% क्वेश्चन तो हल कर ही देंगे। बाकी 20-25% के लिए आपको किताब पढ़ना होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।